नवंबर 2023 में उस समय के हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का एक ट्वीट आता है और बताते हैं कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए एक बिल ला रहे हैं। हालांकि वो बिल ऐसे ही रखा रहता है। उसके बाद चुनाव का माहौल होता है और चुनाव के दौरान आपने देखा कि कन्वेंशनल मीडिया तो एक्चुअली रिप्लेस ही लगभग हो चुका है। यूट्यूब बेस्ड क्रिएटर्स एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उस पर लोग ज्यादा समय बिता रहे हैं और जहां पर लोगों की है अटेंशन, समझ लीजिए वहीं से देश का लोकतंत्र काफी हद तक निर्धारित होता है। ये एक फैक्ट है, राइट। एक समय पर जो साख आपके न्यूज़पेपर्स और आपके जो टेलीविजन चैनल्स की होती थी, अब वो शिफ्ट होती नजर आ रही है। लेकिन 4 जून जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो इंडियन एक्सप्रेस ने अभी जो एक इशू कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्रॉडकास्ट बिल, तो उसमें बताते हैं बिना उन ऑफिसर के, एक सीनियर ऑफिसर के नाम लिए बताया गया है कि 4 जून को सरकार की तरफ से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक न्योता जाता है कि एक मीटिंग बुलाई गई है उस ब्रॉडकास्ट बिल के लिए जो 2023 नवंबर में पेंडिंग था। अब क्यों बुलाई गई मीटिंग? कहा कि कुछ बदलाव करने हैं, वो बदलाव जो अब यूट्यूब क्रिएटर्स को भी कवर करेंगे। मुझे लगता है कि काफी कुछ इलेबोरेट तरीके से अगर मैं ना भी बोलूं तो आप सब समझ रहे होंगे, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स जो भी बयान दे रहे हैं, जिस भी तरीके से वो तथ्य को सामने रख रहे हैं, तो उसी को जनता सच मान लेती है, तो जिसका नुकसान भी हो सकता है। तो अगर एक पॉलिटिकल थिंकर का वक्तव्य इसमें यूज करूं तो कुछ ऐसा है कि देखिए, हर कोई अपने सच से जब परेशान होता है तो कोई दूसरा उसको जो भी पेश करे, लेकिन वो बड़ा तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, तो अमूमन हम उसको सच मान लेते हैं। एक और जब हम पीएसआर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हम पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ते हैं। पूछा जाता है भाई सच है क्या? कई बार हमें अपना दिमाग, अपना तर्क लगाना चाहिए, चाहे बात कोई भी पक्ष की कर रहा हो। अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बेस यही है कि यार आपको मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो मिलने चाहिए, ये तो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर डेमोक्रेसी चलती है। अब रिसेंटली ये बिल फिर चर्चा में आया। अब इसी की बात चल रही है कि अब इसमें केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं, अगर आप ट्विटर पर अपना एक अच्छा पेज रखते हैं जिसमें आप करंट अफेयर्स या फिर किसी इश्यूज पर बातचीत कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में यूट्यूब रखते हैं, तो ये सब कुछ इसमें कवर हो सकता है। अभी एक्ट नहीं बना है, लेकिन रोचक है इसके एक एक पहलू। क्या पेनल्टी लग सकती है, क्या जेल हो सकती है? क्या कुछ समय पहले अल जजीरा ने यह कवर किया था कि ऐसा ही एक डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट, ऐसा ही कहना तो पूरी तरह सही नहीं होगा क्योंकि जब ये एक्ट बन जाएगा तब हम बेटर कंपैरिजन कर पाएंगे, लेकिन सरकार की मंशा क्या है और जो प्रोविजंस अभी बाहर निकल कर आ रहे हैं, उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हमारे सोशल मीडिया पर्सनल्स हैं, मतलब खास नाम है, तो उनको किन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। बांग्लादेश की बात बताऊं तो इन्होंने तो 14 साल तक की सजा, पेनल्टी अलग से, ऐसा प्रावधान इसमें रखा हुआ था। अगर इनको लगता था कि भाई ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो इंटरमीडियरी का मतलब, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, तो कहा जा रहा है कि सरकार ने जब स्टेक होल्डर्स को न्योता भेजा 4 जून के बाद कि भाई 4 जून को लेटर गया कि आइए और आपसे बातचीत करनी है। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज तो 12 अगस्त, तो उस समय तक कहा जा रहा है करीब 6 बार इस बिल को लेकर मीटिंग हो चुकी है मंत्रालय लेवल पर, राइट। तो इस बीच उन्होंने मतलब जो आपके YouTube एज अ प्लेटफॉर्म है, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी पूछा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जानबूझकर एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव्स को हवा दे रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हालांकि YouTube का कहना नहीं जी, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो देखिए जी न्यूट्रल एल्गोरिथम रखते हैं। तो मंत्रालय के सूत्रों से पता लगा, ये कहना उनका कि उन्होंने तो कहा है कि न्यूट्रल रखते हैं एल्गोरिथम, वो तो जनता है जो एक पर्टिकुलर यूट्यूब पर वीडियो पर करोड़ों का व्यू दे देती है और वो एक प्रोपेगेंडा की तरह भी यूज हो सकती है, वो तो जनता का रुख है जी, हम तो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। हालांकि सरकार अभी इस पर भी जांच कर रही है कि उनकी एल्गोरिथम में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्टरनेटिव नैरेटिव को हवा दी जाती है और वो बस केवल न्यूट्रल बताते हैं। अब जब जांच होगी और ये एक्ट बनेगा तो देखते हैं कौन कौन जद में आएगा इसके। खैर, अब जरा देख लीजिए है क्या। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग
कह रही है कि इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स भी कवर होंगे। एक समय यह था कि जब 2023 वाला बिल था उसमें इंडिपेंडेंट क्रिएटर वर्ड यूज ही नहीं किया गया था। मजे की बात यह है ओटीटी प्लेटफॉर्म, अब भाई अमेजन है, प्राइम है, जी है, ये सब क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म से। मुद्दा ये था कि इनका जो कंटेंट है वो भी रेगुलेट होना चाहिए, जैसे कि आपकी मूवीज के लिए आपने देखा होगा सीबीएफसी का सर्टिफिकेट होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट क्रिएटर, इशारा कहीं है, मतलब है ना, इंडिपेंडेंट क्रिएटर, न्यूज इवेंट्स। एक और बात है, 2023 वाले बिल में जो जिक्र हो रहा था इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसमें एक न्यूनतम सब्सक्राइबर बेस का भी जिक्र किया गया था। मतलब कि भाई मिनिमम इतने सब्सक्राइबर हैं आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तभी आप इस रेगुलेशन के जद में आएंगे, तभी आप पर रेगुलेशन लगेगी। अभी जो बातें निकल कर आ रही है 2024 वाले बिल की, उसमें मिनिमम कितने सब्सक्राइबर हैं ऐसी कुछ बात अभी क्लियर नहीं हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट क्रिएटर के नाम पर ऐसा नहीं है कि जिसके 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं केवल वही रेगुलेशन में आएंगे, हो सकता है अदर भी आ जाए। तो इसी वजह से यह भी चिंता का विषय है कि अल्टरनेटिव व्यूज, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है उस पर अल्टरनेटिव व्यूज यहां पर रखे जाते हैं, क्या उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और वैसे मैंने बांग्लादेश से इस चीज को लिंक किया था, तो आपको यह भी बता दूं कि बांग्लादेश को फिर इस पर्टिकुलर एक्ट को वापस भी लेना पड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर यह हुआ तो हमारा एक्ट भी वैसा ही होगा। ठीक है, पहले अपने वाले को समझते हैं। जो जो बातें अभी निकल कर आई, जैसे एक्ट आएगा फिर तो फाइनल पता लगेगा। प्लेटफॉर्म देखिए क्या कवर हो रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कवर हो रहा है। आप में से कितने लोगों को याद आ रहा है कि एक हमारा न्यूज चैनल ऐसा है जो प्राइम टाइम करता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो न्यूज चैनल उस दिन चल नहीं पाया। कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का डायरेक्शन आया और वो ब्लैंक हो गया उस दिन चैनल एज अ पेनल्टी। फिर उस चैनल के कुछ जो एक इंपॉर्टेंट चेहरा है वो शिफ्ट हुए यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रभाव उनका बना है। क्योंकि यूट्यूब पर सरकार की रेगुलेशन नहीं है, इस बेसिकली आज से और इस होप से एक्चुअली वो चला है काम। लेकिन यहां तो भाई सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मिनिस्ट्री यहां भी नहीं छोड़ेगी, यूट्यूब को भी रेगुलेट करेगी। कंसर्न क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस रेगुलेशन की इजाजत देता है? हमें यह बात समझ में आनी चाहिए। तो देखिए हमारा आर्टिकल 19 जो है ना, उसमें सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए तो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज योर फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसी का जब हम सब क्लॉज 2 देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी मेंशन किए गए हैं। यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो तो सही, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए अगर कोई देश को तोड़े, देश में अव्यवस्था फैलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर जो अव्यवस्था वाली बात है ना, स्पेशली यहां पर जो पब्लिक ऑर्डर वर्ड है, ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। क्या इसका मिसयूज हो सकता है गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है, राइट। जरा देखिए अपडेट देखते हैं ना, ओल्ड बिल, ये है ओल्ड बिल का जिक्र। ये देखिए 10 नवंबर 2023 का ट्वीट है, लेकिन इस पर फिर कुछ हो नहीं पाया। यहां पर देखिए ओटीटी कंटेंट, डिजिटल न्यूज, करंट अफेयर्स, इस पर अब ये एक्सटेंशन हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है। पहले तो जनरली बस ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की बात थी डिजिटल स्पेस में। कारण क्या है कि वो बहुत पुराना, वो डिजिटल केबल ना, की फीचर्स क्या है, केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995, इससे रेगुलेट होता था। प्रोविजन क्या है कि अब भाई जो इमर्जिंग ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो केबल नेटवर्क को तो रिप्लेस कर रही हैं। अब यहां पर लॉजिक गवर्नमेंट का इस वजह से सही है कि भाई दुनिया, मतलब देश के लोग क्या देख रहे हैं, तो इस पर तो सरकार को संजीदा होना चाहिए। अब आप कहेंगे सरकार का क्या लेना था, लोग कुछ भी देखें। तो भाई साहब अगर कुछ भी देखें तो फिर न्यूज चैनल्स के लिए ये क्यों आया था पहले, मतलब टेलीविजन नेटवर्क के लिए क्यों आया था, है कि नहीं। तो भाई देश में स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए तो सरकार के पास रेगुलेशन पावर होनी चाहिए। अगर कन्वेंशनल मीडिया चेंज हो रही है तो भाई सरकार को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब यहां पर 2 बातें कही गई थी। एक तो है कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी, जो 2024 का अपडेटेड बिल है ना, इसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और सरकार का कहना है, देखिए हम तो सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं जी, मतलब हम तो कह रहे हैं कि ये देखो गाइडलाइन है, इनको एडर करने के लिए। अब ये नहीं है कि सरकार हर एक यूट्यूब चैनल को देखेगी खोल खोल के, बताओ इस पर क्या चल रहा है। वो अलग बात है, कुछ को देखे, लेकिन हर किसी को तो नहीं देखेगी। तो ऐसे में सेल्फ रेगुलेशन की गाइडलाइन इशू कर देगी और कहेगी कि हर एक यूट्यूबर को अपनी कमेटी बनानी पड़ेगी, कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी, और जिसमें कि डाइवर्स सेक्शन से प्रेजेंस होनी चाहिए। एक ये ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल बनेगी जो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी ऑन दीज इश्यूज, ठीक है।
और वैसे आपको बता दूं 2024 का जो अपडेटेड बिल है उसके हिसाब से ये केवल एडवाइस करेगी। गवर्नमेंट चाहे तो इसको ओवरराइड कर सकती है। ओवरराइड का मतलब गवर्नमेंट को जो करना है गवर्नमेंट वो करेगी। एडवाइस का मतलब एडवाइस ही है। अब की फीचर्स देखिए, कंसेप्ट है डिजिटल न्यूज जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको कवर करना, चाहे वो यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर ट्विटर पर हो। इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज प्रोड्यूसिंग ऑनलाइन न्यूज, करंट अफेयर्स कंटेंट। अब आप सबको पता है जो भी जानकारी दी जा रही है वो करंट अफेयर्स का कंटेंट बनाकर ही तो दी जा रही है। और आप स्टडी IQIS के प्लेटफॉर्म पर हैं तो भाई सब ये भी इसमें कवर हो सकता है, भाई एक्ट बनने दो। इंक्लूड न्यूज़लेटर्स, सोशल मीडिया पोस्ट भी, पॉडकास्ट भी, वीडियोस भी, इनका ही तो चलन है, ये सब इसके जद में आ सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल, इंडिविजुअल क्रिएटर, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज जो कर रहा है, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम चला रहा है, चाहे वो टेक्सुअल जो कंटेंट है या फिर ट्रेडिशनल फॉर्मेट। यानी कि अगर आपके न्यूज़लेटर्स को इशू कर रहा है ना, कह रहा है भाई मैं वीडियो तो नहीं बनाता, मैं तो केवल आर्टिकल पब्लिश करता हूं अपनी वेबसाइट के थ्रू या फिर ट्विटर के थ्रू, तो गवर्नमेंट कहेगी बेटा आप भी प्रोफेशनल ही हो, आप भी इसी कैटेगरी में आओगे। ठीक है, जैसे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आपके टैक्स पे एडवाइस दे रहे हैं तो वो सब भी इसके जद में आ जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। न्यूज अपडेट्स जो आप ट्विटर पर दे रहे हो वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये सब चीजें इसके रेगुलेशन के अंडर आ सकती हैं। नाउ लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? जैसे अगर आप यूट्यूब चैनल के यू कैन से इंडिविजुअल क्रिएटर हैं तो आपको नोटिफाई करना होगा MIB को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को, अपने वर्क के बारे में, क्या आप काम करते हैं, किस स्फीयर का कंटेंट आप बनाते हैं। फिर जो आपको CEC बनानी है ना, अरे अपनी इवैल्यूएशन की जो कमिटी बनानी है उसका खर्चा भी आप खुद उठाओगे। अब ये कहा जा रहा है कि यार जो छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं या छोटे आपके इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल अच्छा काम कर रहे हैं न्यूज का, तो लेकिन उनके पास उनका तो खर्चा बढ़ जाएगा, और उनका खर्चा बढ़ जाएगा तो जो बड़े नेटवर्क्स हैं वो भी यूट्यूब पर हैं, तो यार उनको ज्यादा फायदा होगा, इनके लिए तो नुकसान हो जाएगा। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या कहा जा रहा है, CEC में कौन होगा? वेरियस ग्रुप, सोशल ग्रुप्स, वेमेन, चाइल्ड वेलफेयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी। आप कहेंगे कि मतलब एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल को एक कमेटी बनानी पड़ेगी और इस कमेटी में सब लोग होंगे? आंसर इज हाँ। मतलब अभी तो जो बिल का जो पॉइंट निकल कर आ रहा है वो यही है। अब अप्रूव होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो यही आ रहा है। अब आप कहेंगे सर मतलब क्या है, इनको क्यों इंक्लूड किया है? SC ST विमेन, व्हाट्स द पर्पस? सोशल ग्रुप्स, व्हाट्स द पर्पस? पर्पस इज जिससे कि इन सेक्शन की जो सेंसिटिविटीज है उसको ध्यान में रखा जाए, आप कोई ऐसा कंटेंट ना बनाए जो कि इनको हार्म करता हो, प्लस डाइवर्सिटी आ जाए आपके कंटेंट में, इस तरीके से ऐसा वाइड आइडिया कहा जा रहा है। और इनके जो नेम है ना वो आपको गवर्नमेंट को बताने पड़ेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि यार इनकी जो पर्सनल डिटेल है, यानी कि अभी क्या होता है भाई, यूट्यूब के पीछे एक बड़ा कंटेंट का टीम होता है, राइट, जो बड़े चैनल्स हैं, तो कंटेंट रिसर्च वालों को ही आपने बता दिया, मान लो कि भाई ये कंटेंट रिसर्च के तो रखे हुए हैं, खर्चा बचाना है, चलो भाई इन्हीं के लिए, हम इन्हीं को कहते हैं CEC के मेंबर है हमारे, राइट। कंटेंट इवैल्यूएशन जो कमिटी है, CEC कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी, इसके मेंबर है। तो अब कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी का नाम भी जरा चुपचाप आप सरकार को दे दो। सरकार देखना चाहती है कौन है ये लोग। एक तो वो है जो प्रेजेंट कर रहा है, ये पीछे वाले कौन है, तो ये पीछे वालों का भी नाम सरकार के पास जा सकता है। तो इससे भी एक चिंता बताई जा रही है कि यार ये भी दिक्कत में आ सकते हैं अगर नेगेटिव यूज होने लगा तो एक तरीके से 2023 वाला सीमित था और 2024 वाला एक्सपेंड हो गया। इट्स लाइक एवरीवन इज गोइंग टू कम अंडर दिस रडार। अब पेनल्टी क्या होगी? मात्र 50 लाख रुपए अगर आपने पहली बार वायलेशन किया गाइडलाइन का, अगर आपने रिपीटेड किया तो मात्र फिर हो जाएगा 2.5 करोड़ रुपए। और आपको पता है भाई साहब इतनी बड़ी रकम, राइट, सब्सीक्वेंट वायलेशन अगर होने लगे ना तो 2.5 करोड़ तक तो रकम है। आपके चैनल को भी बंद किया जा सकता है। और अगर आपने कोई ज्यादा ही कीर्तिमान वाला काम कर दिया, ज्यादा ही लोगों को भड़का दिया, तो फिर अदर सेक्शंस भी हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो कि पब्लिक में आपने इंस्टेबिलिटी फैलाई, पर्टिकुलर कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काया, तो अदर सेक्शंस भी हैं, राइट। सर्टेन प्लेयर्स ये एग्जम्प्ट हो सकते हैं, लेकिन ये कौन से प्लेयर्स हैं ये आगे जाकर पता लगेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो करंट अफेयर्स, न्यूज इस दायरे में आते हैं उनको एक्चुअली सरकार इस ब्रॉडकास्टिंग बिल के थ्रू रेगुलेट करना चाहती है। अब भाई साहब आपका यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर गेम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, अब आपको क्या ही आपको रेगुलेट करेंगे? ये तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होगी ना। आप वहां एंटरटेनमेंट के लिए कोई वीडियोस बना रहे हैं, कितने लोग ऐसा बनाते हैं, कोई गाना गा रहा है तो गाते रहो भाई गाना, तुम्हारा इस बिल से मतलब नहीं है अगर आप लोग इस बिल को, इस वाली वीडियो को देख रहे हो, राइट। यहां पर सिंसियर मैटर चल रहा है,
ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि ये किसको एक्चुअली रेगुलेट करेगा और किन लोगों को टारगेट कर सकता है, राइट। नाउ रिवोकेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट, जो मैंने बताया कि आप जैसे आपका एक दिन न्यूज चैनल, वो जो न्यूज चैनल था, समझ रहे हैं ना आप, वो एक दिन के लिए बैन हो गया था। तो ऐसे में अब जो आपके ट्रांसमिशन प्रोग्राम, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, मतलब यूट्यूब के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, वहां पर भी आप मतलब वहां पर बैन लग सकता है। सीधा एक लेटर जाएगा इंटरमीडिएट की तरफ कि जरा ये हैंडल है, जरा इसको बंद करना पड़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर ऐसा किया जा सकता है। नाउ इंपैक्ट क्या होगा, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आपने सुना होगा कि जो आपका इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केटिंग है, उसमें एक बड़ा बूम आया है। सुना होगा आपने, यूट्यूब और इंस्टाग्राम बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स अर्निंग अ लॉट, राइट। तो गवर्नमेंट कैसे उसको टारगेट करती है? अभी तो क्या है कि भाई आप जो है अपने इनकम टैक्स में दिखाएं और अपना उसका शेयर दे दे। अब यहां पर गवर्नमेंट इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना चाहती है। आपने एक वर्ड सुना है, गूगल टैक्स, जो कि कहा गया है ये तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब से इतना सारा एडवर्ट से कमा रहे हैं कंपनीज, तो इसको क्या हमें एडिशनल टैक्स कैटेगरी में रखना चाहिए? तो गवर्नमेंट उस कैटेगरी में भी यहां पर इनको ले सकती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी। और देखिए, केवल इंटरमीडिएट, केवल कंपनी को नहीं, हो सकता है कि यहां पर एडवर्टाइज करने वाले जो आपके क्रिएटर्स हैं, उनको भी इसके जद में लाएं, उनको भी इसके अंडर लाएं। तो देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्लियर नहीं है कि कैसे वो करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूट्यूब हो गया प्लेटफॉर्म, इंटरमीडिएट सेलिंग एट स्पेस, जैसे मान लीजिए कोई न्यूज चैनल है या कोई यूट्यूब चैनल है, अगर वो पर्टिकुलर स्पेस में एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है अपने, वो, और जो एड क्रिएटर है, जो कि एड इसको क्रिएट कर रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि ये इसके अंडर आए। देखते हैं आगे क्या होगा। प्रोविजन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, गवर्नमेंट का कहना है यार देखो, हम तो सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी आपकी, आप खुद रिव्यू करोगे, राइट। और इससे पहले जो आईटी रूल्स हैं, आईटी रूल्स के हिसाब से भी तो सेल्फ रेगुलेशन की बात होती थी। वैसे आपको बता दूं, आईटी एक्ट सेक्शन 66A, अगर आप में से कुछ लोगों को याद आ रहा हो, जिसके थ्रू हमने सुना है कि मतलब कितनी बार इसका यूज हुआ है, आपने फेसबुक पे कुछ पोस्ट करी और वो हमारे गवर्नमेंट में कोई पावरफुल पॉलिटिशियन उनको हर्ट कर गई, तो आपके घर पे नॉक नॉक हो जाती थी, चलो बेटा ले जाते हैं आपको आईटी एक्ट सेक्शन 66A के तहत। उस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में उसको कह दिया था कि भाई ये नल एंड वॉइड है, क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66A का मिसयूज हो रहा है, अभी हम इसको नल एंड वॉइड करते हैं क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ जा रहा है। लेकिन फिर भी ग्राउंड पर जो पुलिस वाले हैं वो उससे एक्शन ले रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये क्या चल रहा है, जब हमने बोल चुका है तो वाई यू आर डूइंग इट। खैर, इसमें फिर भी एक स्ट्रीमलाइन आ चुका है कि ये अब नल एंड वॉइड है। लेकिन क्या ऐसा है कि और कोई सेक्शन नहीं है आपके पास इन केसेस में एक्शन लेने के लिए? हैं, राइट। जैसे कि आपके बीएनएस में भी हैं, जो रिसेंटली अभी 1 जुलाई से लागू हुआ है। नाउ एंटी पायरेसी लॉज, अब ये कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कितने सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, अदर डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो किसी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट जो है अपने चैनल पर डालते रहते हैं, राइट। तो जिससे उसका जो कॉपीराइट है वो तो मिसयूज हो रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है बट देखो ये तो तुम्हारे फायदे में भी है, तो हम कॉम्बैट करना चाहते हैं पायरेसी को। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये क्या होता है? गवर्नमेंट का कहना है कि देखो, हम ये भी पता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के अप्रॉक्स कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज भी आने वाली हैं। आप सब जानते हैं एआई इज रिवोल्यूशनाइजिंग डिजिटल स्पेस, राइट। तो ऐसे में हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स भी रखेंगे। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब ये होता है, अब इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं, इसका मतलब ये होता है कि देखो, अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी, नए वे ऑफ कम्युनिकेशन, नए प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है, आप उसको चेक करना चाहते हो कैसे वो वर्क करेगा, तो गवर्नमेंट आपको रेगुलेशन में ना कुछ टाइम के लिए टेस्ट करने के लिए रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस दे देगी, जिससे कि हमारे देश में इनोवेशंस इस फील्ड में बढ़ सके। उसको हम कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। क्लियर है बात? अब क्रिटिसिज्म देखिए क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर इंडिविजुअल क्रिएटर ऑन ट्विटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस बिल रेगुलेशन, तो फिर तो भाई साहब मोदी जी भी आएंगे इसके अंडर। कारण, अरे फॉलोइंग देखो ना, 100 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, तो क्या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस बिल के रेगुलेशन के अंडर आएंगे? क्या फिर मोदी जी को भी एग्जैक्टली डिक्लेयर करना पड़ेगा इन ऑफिशियल रिकॉर्ड कि ये मेरी कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी है? उनके डिटेल क्या इनको भी मेंशन करना पड़ेगा? ये भी बात सोचने वाली है भाई, है ना। तो इस पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। यस। नाउ अब बात यह कि जो नॉन सिटीजन है, आप उनको कैसे एनफोर्स करोगे? भाई इंडिया वाले जो यूट्यूब चैनल्स है समझ में आता है, राइट।
लेकिन कुछ ऐसे भी तो इंडिविजुअल क्रिएटर हैं जो यहाँ नहीं कहीं और बैठकर वीडियोस बनाते हैं, राइट, लेकिन इन्फ्लुएंस हमारे मासेस को कर पाते हैं। तो क्या नॉन सिटीजन ही है मान लीजिए कोई, राइट, आप गलत सोच रहे हैं किसी के बारे में, नॉन सिटीजन ही है मान लीजिए कोई, तो उनको कैसे आप रेगुलेट करोगे, राइट, एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एज वेल, राइट। प्लस आपको पता है कि देयर आर सम वेज इन डार्क नेट और आईपी को रूट करके जिसके थ्रू जो आपके ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में पॉपुलर नहीं है लेकिन उनका इस्तेमाल होता है, तो क्या उनको उनके कंटेंट को हम रेगुलेट कर पाएंगे? ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये कह रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनको आपको इसके अंडर लेना पड़ेगा और एडवर्टीजमेंट भी आएगा। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्या इंपैक्ट होगा? हमें पता है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यस उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट हो तो सकता है भाई, यूज पर डिपेंड करता है। और ऐसे में कहीं इमरजेंसी लाइक सिचुएशन ना हो जाए, जैसे कि एक तरीके से अगर आपको कुछ पब्लिश करना है तो एक बार जरा हमें बता देना किस तरह का कंटेंट आप बना रहे हो, तो वो तो ठीक नहीं है, राइट। जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग ऑलरेडी 159 है आउट ऑफ 180, तो चैलेंज कहीं अगर ये एक्ट पास होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे मतलब फर्दर रैंकिंग पे इंपैक्ट पड़े और ग्लोबल लेवल पर इंडिया का मतलब यू कैन से क्रिटिसिज्म हो। प्री सर्टिफाइंग प्रोग्राम, जैसे एक तरीके से जैसे कोई आपने सुना होगा कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जो बात कर रही थी गुजरात की, तो उसको बैन कर दिया गया था। अब उसका भी क्रिटिसिज्म हुआ, कहा गया यार ये तो क्रिएटिव लिबर्टी के खिलाफ है। अब ये कोई क्लियर एक लाइन नहीं है कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हम क्या क्या अलाउ करें, ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है यहां पर। कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बता दिया आपको, जो भाई छोटे न्यूज चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके लिए तो भाई खर्चा बढ़ जाएगा, राइट। जो हमारे जर्नलिस्ट हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, उनके पास कोई ज्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं है, मोबाइल और एक माइक लेकर एंड दे आर डूइंग एक्चुअली क्वालिटी जर्नलिज्म। कहीं हमारे जो आर्म चेयर जर्नलिस्ट हैं, एसी रूम से बैठे हैं, उनसे बेहतर वो ग्राउंड के लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हम तक जो बेहतर न्यूज पर्सपेक्टिव पहुंचा पा रहे हैं वो नहीं पहुंचा पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ये इनोवेशन को इंपैक्ट ना कर दे, राइट। कंज्यूमर्स, तो अगर मान लीजिए खर्चा बढ़ गया इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स का एंड अदर क्रिएटर्स का, तो अल्टीमेटली वो खर्चा किसको पास ऑन होता है? अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी क्वालिटी जो आपको सर्विसेज मिल पाती हैं अब उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, जैसे कि आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर ये कह रहे हैं ठीक है यार इंडिया में इतना रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन बढ़ गया, इनकी खर्चा बढ़ गया, तो हो सकता है फिर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लें, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, तो पता लगे कि आपका सब्सक्रिप्शन का रेट बढ़ गया। फ्री स्पीच पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, यानी कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्वीपिंग पावर्स आ जाती हैं इस केस में, राइट। कॉन्फिस्केट कर सकता है ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को भी, आपके जो भी तामझाम आपने लगा रखा है सरकार ले जा सकती है उसको, बिना मतलब वारंट के रेड हो सकती है। तो ये तो बड़ा सोचने वाली चीज है। डायरेक्ट कंट्रोल, जैसे बीएसी मैंने बताया जो एडवाइजरी होगी कमेटी, लेकिन एक्चुअली इसको ओवरराइड किया जा सकता है, राइट। इंडिविजुअल का भी पर्सनल रिस्क है, कहीं ऐसा ना हो जब लोगों को पता लगे कि अच्छा सरकार के पास इतनी ज्यादा पावर हो गई, यूट्यूब पर जो इंडिपेंडेंट अभी वीडियोस बना पाते हैं, जो गलत है उसको गलत कह पाते हैं, उनके लिए भी भाई एक चैलेंज हो जाएगा, पर्सनल रिस्क हो जाएगा। तो फिर क्या लोग उतने आजाद होकर गलत को गलत कह पाएंगे? तो ये हमारे लिए भी सोचने वाली बात है, राइट। कंपेरिजन विद अदर कंट्रीज, जैसे सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर ओटीटी को एक्चुअली रेगुलेट कर रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो ओटीटी के केस में इट इज वेलकम, मतलब अच्छा कदम है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो ओटीटी को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर ना स्टेट वाइज लॉ वेरी करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, अब जरा यहां पर देखते हैं कि मान लो सरकार ने एक्ट ला भी दिया, तो क्या जुडिशरी इसको रहने देगी? जरा इससे पहले का देख लेते हैं क्या कहती जुडिशरी। पॉर्न पर देखिए जुडिशरी का क्या कहना था। कमलेश वासवानी केस में मुद्दा उठा कि क्या सरकार का जो कदम है कितनी सारी पॉर्न वेबसाइट को बैन करने का, क्या वो सही है? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार सरकार आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। पूछा भाई क्यों बैन ना करें पॉर्न व्यूइंग को? क्योंकि इससे सोसाइटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। यहां हमारी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यार वॉट एवर इज हैपनिंग इन द क्लोज डोर्स ऑफ बेडरूम हैज नन ऑफ योर कंसर्न। ये तो इंडिविजुअल प्राइवेसी की बात है। तो ऐसे में अगर कोर्ट ने ऐसे वेबसाइट्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनमें पोर्न दिखाया जा रहा है उस बैन नहीं लगाया, तो क्या ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि गाली गलोच और हमें पता है सेक्सुअली ऑफेंसिव भी कई बार कंटेंट दिखाते ही हैं, तो क्या उस पर अगर सरकार ने रेगुलेशन ला दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट ही कहेगी भाई ये नल एंड वॉइड कर देते हैं हम? जब यहां पर इतना ओपन माइंडसेट है हमारी कोर्ट का,
तो भाई साहब यहाँ पर गाली गलौज सेक्सुअली ऑफेंसिव जो कंटेंट ओटीटी का है, शायद उसको तो कहेगी यार तुम क्या बात कर रहे हो, हमने इससे बड़ी चीज पर फैसला दे चुका है, राइट। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, वही आगे क्या होगा, राइट। नाउ इसके अलावा एक सेकेंड प्लीज, ये वर्क नहीं कर रहा है, इसने मुझे ही रेगुलेट कर दिया बोर्ड ने। खैर, नाउ द पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट का रुख टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग क्रिएटिव लिबर्टी भी है। सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसे ऑफेंस जो कि इनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं कंटेंट से, तो उसको रेगुलेट करने वाला भी है। तो यहां पर यूपीएससी एक कंटेंट मतलब एक क्वेश्चन बना सकती है, कह सकती है कि रेगुलेटिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट एज दे आर रिप्लेसिंग आवर ट्रेडिशनल मीडिया। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन चैलेंजेस इन दिस रिगार्ड? कमेंट, और कह देगी आपको 200 वर्ड्स। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो इसका जो आंसर है वो आप दे सकते हैं कमेंट्स में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए। बस ये एंड पॉइंट ही था, क्या होगा तो जैसे ही ये एक्ट आ जाएगा तो उसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर क्या होगा। अच्छा, लास्ट में आपको बता दूं, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर, और सारे प्राइसेस को, सारे कोर्सेज को स्लैश कर दिया गया 47% ऑफ 1947 के उपलक्ष्य में। और त्यागी लाइव कोड यूज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल पढ़ाता हूँ।